नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग जीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और ये सभी प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप अगर किसी भी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए है और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को बताया जाता है। चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं और आप यहाँ पे जितने भी प्रश्न देखेंगे इन प्रश्नों से संबंधित जो भी पॉइंट होंगे जो आजकल बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को बताया जाएगा। और ये सभी जो प्रश्न हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सभी पूछे गए एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा, आपको इस क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये हमारा आपसे वादा है। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है और साइंस से संबंधित प्रश्न है। साइंस से प्रश्न है, कह रहा है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। देखिए तरंगे तीन प्रकार की होती है, एक पराश्रव्य तरंगे होती हैं और एक अवश्रव्य तरंगे होती हैं। अवश्रव्य तरंगे होती हैं और एक तरंगे होती हैं पराश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे और एक होती है श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे, तो ये तीन तरह की तरंगे होती हैं। ठीक, चलिए तीनों को देखते हैं, कौन सी श्रव्य तरंगे होंगी, कौन सी पराश्रव्य तरंगे होंगी और कौन सी अवश्रव्य तरंगे होंगी। तो देखिए पराश्रव्य तरंगों की मतलब वो उन तरंगों को कहते हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से, यहाँ पे आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है और इससे अधिक जो तरंगे होती हैं उन्हें कहते हैं पराश्रव्य तरंगे। और श्रव्य तरंगे किन्हें कहते हैं, जिनकी आवृत्ति जो है, अवश्रव्य तरंगे किसी कहते हैं जिनकी आवृत्ति केवल 20 हर्ट्ज, यहाँ पे केवल 20 हर्ट्ज से कम आप लोग लेंगे, 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अवश्रव्य तरंगे। और श्रव्य तरंगे जो मनुष्य सुन सकता है, पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता, अवश्रव्य तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता। कुत्ते बिल्ली जो जानवर लोग होते हैं वो अवश्रव्य तरंगे को सुनते हैं। तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए, इसको कौन सुन पाता है, जानवर लोग सुनते हैं श्रव्य तरंगों को। ठीक, जानवर। और यहाँ पे देखिए श्रव्य तरंगे जो होते हैं जिसे मनुष्य सुन सकता है ये होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज होता है। कितना होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज होता है और इसे मनुष्य सुन सकता है। क्या होता है, सुन सकता है, मनुष्य इसे सुन सकता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, मनुष्य सुन सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर यहाँ पे एडिशनल पॉइंट आप लोग अगर कुछ बताएंगे तो देखिए अगर आपसे पूछे कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछे कि भारत का सिलिकॉन वैली, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत का सिलिकॉन वैली कह के किसे संबोधित करते हैं। या फिर आपसे पूछे कि स्पेस सिटी, भारत का स्पेस सिटी किस शहर को कहते हैं, तो ये दोनों कहते हैं किसे, ये दोनों, इसका जवाब लिखेंगे आप लोग, ये दोनों कहते हैं बेंगलुरु को। किसे कहते हैं, बेंगलुरु को। ठीक, तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये साइंस से संबंधित प्रश्न था जो हमने आपको बताया। देखिए पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति आपको बताना है जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उन तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, इसे मनुष्य नहीं सुन सकता। और अवश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, जो जानवर कुत्ते बिल्ली लोग सुनते हैं वो होते हैं अवश्रव्य तरंगे। और भूकंप में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो भी अवश्रव्य तरंगे होती हैं जिनका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होता है और मनुष्य इसे नहीं सुन सकता। अवश्रव्य तरंगे जो होता है जिसे मनुष्य सुन सकता है, आपने बताया इसे केवल मनुष्य सुन सकता है और इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हमने बताया कि सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, भारत में, तो भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं। अगर विश्व का सिलिकॉन वैली पूछे तो आप लोग कैलिफोर्निया बताएंगे जो कि अमेरिका में पड़ता है। और भारत का स्पेस सिटी किसे कहते हैं, तो बेंगलुरु को कहते हैं। अंतरिक्ष नगर हिंदी में लिखा रहता है तो वो बेंगलुरु को कहते हैं, कर्नाटक में है। ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पारसेक किसकी इकाई है, तो ये भी साइंस से प्रश्न है। इस क्लास में आपको जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का रिवीजन हो जाएगा, चाहे साइंस हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे जियोग्राफी हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका खेल से संबंधित प्रश्न हो सारे का, चाहे आपका स्टैटिक का प्रश्न हो, सभी का रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक प्रश्न से संबंधित आपको 5-6 पॉइंट जरूर बताए जाते हैं। तो देखिए पारसेक किसकी इकाई है, तो पारसेक पूछे या फिर प्रकाश वर्ष पूछे, पारसेक या फिर प्रकाश वर्ष, ये दोनों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। ये दोनों किसकी इकाई है, तो ये दोनों आपकी किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष। तो ये दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये खगोलीय दूरी मापी जाती है, खगोलीय दूरी की इकाई है। ठीक, खगोलीय दूरी
की इकाई है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, खगोलीय दूरी की इकाई है। अब कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। यहां से क्या प्रश्न पूछा जाता है, अगर आपसे पूछे कि पारसेक को ले लीजिए, पारसेक को यहाँ पे ले लीजिए, पारसेक क्या है, तो ये इसके बारे में क्या प्रश्न पूछा जाता है कि ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई है वो है आपके पारसेक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट क्या है, पारसेक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि दूरबीन का आविष्कार, आप लोग देखिए खगोलीय यहाँ पे दूरबीन का आप लोग बता दीजिए कि आविष्कार किसने किया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि दूरबीन का आविष्कार अगर आपसे पूछे कि किसने किया था, तो दूरबीन का आविष्कार आप लोग ध्यान रखेंगे ये किया था गैलीलियो ने। किसने किया था, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कब किया था, अगर डेट भी पूछे तो आप लोग बता देंगे 1911 में गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं, पारसेक किसकी इकाई है, तो आप लोग बताएंगे कि खगोलीय दूरी मापने की इकाई है, या फिर अगर आप लोग सही करते हैं कि ये पारसेक दूरी की इकाई है तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि दूरी मापेंगे या फिर खगोलीय यहाँ पे बड़े बड़े जो आकाशीय पिंडे होते हैं उनके बीच की दूरी मापी जाती है पारसेक में या फिर प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष यहाँ पे वर्ष देख करके आप लोग बिल्कुल भी मत समझिएगा कि ये किसका इकाई है, ये समय का इकाई है। ये समय का इकाई नहीं है, बल्कि ये किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष, ये दूरी की इकाई है। बच्चे वर्ष देख करके समय की इकाई लगा देते हैं और ये गलत हो जाता है। जैसे आप लोग डायलॉग तो सुनेंगे कि पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझाया क्या, तो वो फ्लावर नहीं होता है, वो वास्तव में ही पुष्पा होता है। तो इसी तरह से जो प्रकाश वर्ष है आपका, ये दूरी का मात्रक है। अब पारसेक किसकी इकाई है, तो पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। वहीं आपसे पूछे कि दूरबीन का खोज किसने किया था, आविष्कारों से संबंधित हमारे एग्जामों में कूट के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर साइंस से 3-4 प्रश्न आना है तो ये संभावनाएं जरूर रहती हैं कि यहाँ पे आविष्कार से संबंधित और कौन से वैक्सीन किसने खोजा या फिर टीका वगैरह, इन सभी से प्रश्न आते हैं। ठीक, तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने 1911 में किया था। अब अगर आपसे पूछे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये देखिए, अब यहाँ पे साइंस से ये भी प्रश्न है और कह रहा है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, और जैसे कुछ जीव जंतुओं के भी वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं या फिर कुछ खाने वाले पदार्थों के वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, मनुष्य हम लोग हैं और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हम लोग को जरूर याद रहना चाहिए। तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस होता है। क्या होता है, होमो सेपियंस होता है। ठीक, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि वहीं पे मोर का वैज्ञानिक नाम, हमारा राष्ट्रीय पक्षी जिसे बोला जाता है वो मोर है। अगर आपसे मोर का वैज्ञानिक नाम पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे, होमो सेपियंस तो हो गया आपका, होमो सेपियंस तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो गया। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि मोर का वैज्ञानिक नाम बता दीजिए, तो पावो क्रिस्टस होता है मोर का वैज्ञानिक नाम। क्या होता है, पावो क्रिस्टस होता है मोर का वैज्ञानिक नाम। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ली कि वहीं पे डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम बता दीजिए, अगर आपसे पूछे कि डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम बता दीजिए, डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या बता दीजिए क्या है, तो डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम आप लोग बताएंगे सूंस होता है। गंगा डॉल्फिन जो है वो हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव है, गंगा डॉल्फिन, और उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सूंस होता है। ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पे भी ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये अभी नया प्रश्न है थोड़ा सा। ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉल्फिन दिवस, क्योंकि हमारा जलीय जीव घोषित किया गया था गंगा डॉल्फिन को 2009 में, और इसी दिन मनाया जाता है गंगा डॉल्फिन दिवस। ठीक, 5 अक्टूबर को। ठीक, अगर आपसे पूछे कि आम का वैज्ञानिक नाम बता दीजिए, आम का, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, हमारा राष्ट्रीय बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पैंथेरा टाइग्रिस है। क्या नाम है, बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बातें और हमने एडिशनल चीजें जानने की कोशिश की। जैसे अगर आपसे पूछे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, तो ये तो हमारा प्रश्न है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो होमो सेपियंस होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ अन्य चीजों के वैज्ञानिक नाम, जैसे
मोर का पूछ ले तो पावो क्रिस्टस होता है मोर का वैज्ञानिक नाम। डॉल्फिन किसका वैज्ञानिक नाम होता है? तो डॉल्फिन जो है वो सूंस, डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम सूंस होता है। डॉल्फिन दिवस हम लोग 5 अक्टूबर के दिन मनाते हैं, क्योंकि 5 अक्टूबर जो 2009 को गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव, हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। हमारा राष्ट्रीय फल है आम, इसका वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। और बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस होता है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप पीडीएफ पा सकते हैं। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, ताकि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सकें। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये आधुनिक इतिहास का प्रश्न है, ये हमारा आधुनिक इतिहास का, मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है। और ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका जवाब आप लोग यहां पे लिखेंगे, दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में बहुत चीजें पूछी जाती हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी के बारे में इनकी एक पुस्तक भी है, बहुत फेमस है। इन पुस्तक के नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनके पुस्तक के नाम है क्या? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक है। रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय किसने निकाला था, तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय निकाले थे दादा भाई नौरोजी ने। अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय किसने निकाला था, सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय किसने निकाला था, तो वो भी दादा भाई नौरोजी ने निकाला था। अब प्रति व्यक्ति आय उस समय कितना था? 20 रुपया था। तो ये भी आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे, 20 रुपये उस समय प्रति व्यक्ति आय था। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए रिवीजन करते हैं इसका। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सबसे पहले ब्रिटिश संसद के लिए चुने गया था दादा भाई नौरोजी जी को। दादा भाई नौरोजी जी पारसी थे और ये कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष भी थे। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इनकी पुस्तक है पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी पुस्तक क्या है? पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि बहुत फेमस है। और सर्वप्रथम इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन लगाया था, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। और प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले किसने निकाला था? तो दादा भाई नौरोजी ने निकाला था। अब कब निकाला था? तो 1967-68 में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 1967-68 में। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। डेट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न से ज्यादा तो डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया। और उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए निकल करके आई थी। 1867-68, 1900 नहीं रहेगा, 1867-68 की बात है। अब अगला प्रश्न है और टेम्पल से संबंधित है, और ये एशियन हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर, ये प्राचीन इतिहास से प्रश्न है। तो यहाँ पे एशियंट हिस्ट्री आप लोग लिख लीजिए। तो देखिए, कह रहा है कि भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सा है? तो जो भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है उसका नाम है पुष्कर मंदिर। पुष्कर मंदिर। अब यहाँ पे पुष्कर मंदिर से आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? ये है कहाँ पे पुष्कर मंदिर? तो एक तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, राजस्थान में। अगर आपसे पूछ ले कि पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है, पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है, तो भी राजस्थान में आप लोग बताएंगे। अगर आपसे पूछ ले कि पुष्कर झील कहाँ पे स्थित है, पुष्कर झील कहाँ पे स्थित है, तो भी आप लोग राजस्थान बता देंगे। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पुष्कर झील, पुष्कर मेला, पुष्कर मंदिर सभी राजस्थान में है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि भारत में बहुत सारी मंदिरें हैं, मंदिरों के बारे में पूछा जाता है किसका निर्माण किस शासक ने करवाया था, किस वंश में बना था, किस सदी में बना था, ये सभी प्रश्न पूछा जाता है। किस देवता का मंदिर है, तो ये सभी यहाँ पे देखिए, जो पुष्कर मंदिर है ये ब्रह्मा जी का मंदिर है। कहाँ पे स्थित है? तो पुष्कर में स्थित, राजस्थान में स्थित है। तो ये बातें आप लोग इसी तरह से सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछ ले, वहीं पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है खजुराहो का मंदिर। खजुराहो में एक मंदिर नहीं है, बहुत सारे मंदिरें हैं, जिसका निर्माण चंदेल वंश के लोगों ने करवाया था। खजुराहो मंदिर, तो ये पूछा जाता है। एक और बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है खजुराहो मंदिर है कहाँ पे, तो आप लोग बहुत ही आसानी से बताएंगे, क्योंकि बहुत बार आपको बताया गया है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछे किसका निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था,
तो इसका निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। किस वंश के? चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। अगर आपसे पूछे कि ये किस शैली में बनाया गया है, कि ये जो पंचायतन शैली होता है, नागर शैली होता है, बेसर शैली होता है, ये सभी शैलियां होती है, द्रविड़ शैली होती है मंदिर निर्माण की। तो खजुराहो जो मंदिर है ये किस शैली में बनाया गया? तो ये नागर शैली में बनाया गया। उत्तर भारत में जितनी भी मंदिरें आपको मिलेंगी वो सभी नागर शैली में बनाई हुई होंगी। और बीच का बेल्ट है, मध्य भारत में आप जाएंगे तो उसमें बेसर शैली की मंदिरें मिलेंगी। उसके बाद आप लोग दक्षिण में जाएंगे तो उसमें दक्षिण भारत में जितनी भी मंदिरें हैं वो द्रविड़ शैली में बनाई गई हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक दो बातें और आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सोमनाथ मंदिर कहां पे स्थित है? सोमनाथ मंदिर, अब आप लोग बताएंगे कि सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किसने किया था? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। कहां पे? गुजरात में स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि पशुपतिनाथ मंदिर कहां पे स्थित है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां पे लिख लेते हैं पशुपति नाथ मंदिर। ये आपसे पूछ ले कि कहां पे स्थित है, तो पशुपतिनाथ मंदिर जो है ये आपके नेपाल में स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में स्थित है। और काठमांडू अगर आपसे पूछे कहां पे है, तो काठमांडू नेपाल की राजधानी है भाई। ये तो आप लोग कम से कम ध्यान रखिए। तो इतनी बातें आप लोग इन मंदिरों के बारे में ध्यान रखेंगे। ऐसा कोई भी मंदिर नहीं बताया गया है जो आपके एग्जाम में आज तक पूछा ना गया हो, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ना हो। तो जितने भी मंदिरें हमने बताया सभी आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है और ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। कह रहा है कि भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सा है? तो भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर मंदिर है। ठीक, और स्थित कहां पे है? तो ये पुष्कर मंदिर राजस्थान में स्थित है। पुष्कर मेला भी राजस्थान में लगता है। पुष्कर झील भी कहां पे है? राजस्थान में है। ठीक, ये एडिशनल पॉइंट हो गई। अगर आपसे पूछे कि खजुराहो का मंदिर कहां पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। और ये निर्माण इसको चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। किस शैली में बना हुआ? तो नागर शैली में ये मंदिर बनाई गई है। सोमनाथ मंदिर कहां पे है? गुजरात में स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर कहां पे? काठमांडू, जो कि नेपाल में स्थित है। काठमांडू नहीं याद रख पा रहे हैं तो नेपाल आप लोग याद रखिए, प्रश्न वहीं से मिल जाएगा। और अगला प्रश्न है कि पागल कुत्ते के काटने से होने वाला रोग कौन सा है? तो पागल कुत्ता अगर काट रहा है, ये साइंस से संबंधित प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पागल कुत्ता काट रहा है तो उससे रेबीज नामक रोग होगा। कौन सा रोग होता है? रेबीज नामक। और रेबीज नामक रोग ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब या फिर आप लोग को ऑप्शन में मिल सकता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है? आप लोग समझ ही चुके होंगे कि हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? पानी से डर लगना। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? पानी से डर लगना। तो जो भी आपके रेबीज के मरीज मिलेंगे उनको पानी से बहुत ही ज्यादा डर लगेगा, उसका लक्षण है पानी से डर लगना। अब रेबीज हमारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। रेबीज के बारे में क्या क्या पूछा जाता है? तो सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि रेबीज के बारे में यही बता दीजिए आप लोग कि पागल कुत्ते के काटने से होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और रेबीज के बारे में ये बताइए कि रेबीज का टीका किसने खोजा था? रेबीज का टीका किसने खोजा था? तो रेबीज का टीका लुई पास्चर ने खोजा था। किसने? लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की और ये 1000 बार एग्जाम में पूछा गया है। किसने खोज की रेबीज के टीके की? लुई पास्चर ने किया था। अब अगर आपसे पूछे कि रेबीज में प्रभावित अंग कौन कौन से होते हैं? रेबीज में प्रभावित रेबीज जिन लोगों को हो जाता है उससे प्रभावित कौन सा अंग होता है? तो पूरा तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। क्या प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा है? रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका गोवा। क्या है? गोवा। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं इसका। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज होता है और इसे ही हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, यानी कि रेबीज के मरीज को पानी से डर लगता है। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर लगना। अब अगर आपसे पूछे कि और रेबीज मुक्त पहला राज्य कौन सा है भारत का? तो गोवा है, जिसे रेबीज मुक्त पहला राज्य गोवा है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य भी गोवा है। अगर आपसे पूछे कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया? तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया था। और प्रभावित अंग रेबीज में कौन सा होता है? तंत्रिका तंत्र इसमें प्रभावित होता है, नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। ओ नो,
हाँ, तो नर्वस सिस्टम इसमें प्रभावित होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन, ये है आपका जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी से प्रश्न है। यहाँ पे जीएस के सभी सब्जेक्ट का आपका रिवीजन हो जाएगा। इंडियन जियोग्राफी से प्रश्न है, तो चावल का सबसे ज्यादा जो है उत्पादन जो होता है पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। पश्चिम बंगाल राज्य में सेकंड नंबर पे अपना आ जाता है उत्तर प्रदेश चावल के उत्पादन में, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे आ जाता है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे आपका कौन सा राज्य आ जाता है? पंजाब। तीसरे स्थान पे चावल के उत्पादन में आपका पंजाब राज्य आ जाता है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं पंजाब राज्य। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत देश में कौन सा प्रथम स्थान है चावल के उत्पादन में, देश किन देश में विश्व में प्रथम, यहां पे लिखिए यार। अगर आपसे पूछे कि विश्व में प्रथम स्थान चावल के उत्पादन में विश्व में प्रथम कौन है, तो विश्व में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन चीन करता है। कौन करता है? चीन विश्व में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है और सेकंड नंबर पे आ जाता है भारत का नंबर चावल के उत्पादन में। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि चावल पॉलिश करने पे कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? पॉलिश करने पे, ये साइंस का प्रश्न है इंपॉर्टेंट, कि कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो चावल को पॉलिश नहीं किया करना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। क्या होता है? विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो जिसे थायमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायमीन इसका रासायनिक नाम है। अब थायमीन आप लोग यहां पे नोट करेंगे। विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, यहाँ B1 है, नष्ट हो जाता है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि वहीं पे चावल का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? चावल का कटोरा भारत में किस राज्य को कहते हैं? तो चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। किसे? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। और हमारा केंद्रीय चावल अनुसंधान कहां पे स्थित है, ये बता दीजिए। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहां पे स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान जो है ये कटक में स्थित है। कटक कहां पे पड़ता है? उड़ीसा में। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में सेकंड स्थान पे, पंजाब में तीसरे स्थान पे सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि विश्व में प्रथम स्थान चावल के उत्पादन में चीन है, दूसरे स्थान पे अपना भारत है। ये उत्पादन से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम लोग बहुत बार पढ़ाते हैं। जूट के उत्पादन में पहला कौन है? चावल के उत्पादन में पहला कौन है? दलहन के उत्पादन में सबसे पहला, तिलहन के उत्पादन में सबसे पहला स्थान किसका है? और खनिजों के उत्पादन में बताया जाता है कई बार कि कौन सा देश आगे, कौन सा राज्य आगे है। और अभ्रक के उत्पादन में सारा बताया जाता है। तो इस तरह के प्रश्न आप लोग पढ़ते रहिए क्योंकि एग्जामों में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। ठीक, अब बात करते हैं कि चावल को अगर आप पॉलिश कर दे रहे हैं तो इसमें कौन सा विटामिन नष्ट हो जा रहा है? तो इसमें से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, जिसे विटामिन B1 का रासायनिक नाम भी आप लोग याद रखेंगे, थायमीन होता है। जैसे विटामिन C का रासायनिक नाम तो क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। इस तरह से विटामिनों के रासायनिक नाम भी आप लोग याद रखेंगे। चावल का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं चावल का कटोरा। आप लोग राजधानी है इसमें आप लोग कैपिटल कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहां पे? कटक उड़ीसा में। और विश्व चावल अनुसंधान कहां पे है? फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में है। ठीक, दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। राज्यसभा का प्रतिनिधि सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का प्रतिनिधि सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। पहले राज्यसभा का प्रतिनिधि सभापति उपराष्ट्रपति होगा। तो ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो ये बात कही गई है अनुच्छेद नंबर 64 में। अगर आपसे पूछे कि उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, उपराष्ट्रपति का अगर आपसे पूछ ले कि पद किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये है अनुच्छेद नंबर 63 में। किस में है? अनुच्छेद नंबर 63 में। ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग चीजें देख लेते हैं। पद पूछे तो 63 में है। उपराष्ट्रपति के बारे में लोग क्या क्या चीजें देखेंगे? अगर आपसे पूछे कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति तो आप लोग बता देंगे कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगर आपसे पूछे कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो वैसे तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे होता है, लेकिन वैसे आप लोग याद रखेंगे 5 वर्ष के लिए होता है। अगर आपसे पूछे कि अब उपराष्ट्रपति के बारे में अगर आपसे पूछ ले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, अगर आपसे पूछे कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, वेतन, तो वेतन के बारे में ये लोकसभा
स्पीकर के समान होता है। लोकसभा के स्पीकर जो है लोकसभा के अध्यक्ष के स्पीकर के समान होता है। अगर आपसे पूछे कि इनकी कितने वर्ष के कोई व्यक्ति है तो वो मतलब उपराष्ट्रपति बन सकता है, तो 35 वर्ष की अवस्था में कोई भी व्यक्ति न्यूनतम आयु की क्या है उपराष्ट्रपति बनने की, तो 35 वर्ष है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये अपना त्यागपत्र अगर आपसे पूछ ले, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, तो त्यागपत्र की बात करें, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति जी को देते हैं, राष्ट्रपति जी को देते हैं। और एक और पॉइंट है आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये आप लोग बता दीजिएगा कि वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़ है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इतनी बातें आप लोग उपराष्ट्रपति से याद रखेंगे। जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट था आपके लिए सभी हमने बताया है। देखिए राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति जी होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति जी होते हैं। और राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा, ये बात कही गई है अनुच्छेद नंबर 64 में। और उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है कि किस उपराष्ट्रपति के निर्माण की बात कही गई, पद की बात कही गई है, वो अनुच्छेद नंबर 63 में कही गई है। अब उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति को ये त्यागपत्र भी देते हैं। कार्यकाल इनका 5 वर्ष, वैसे तो राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार होता है, जब चाहे तो वहां पे, तो इनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। अगर आपसे पूछे कि इनका वेतन कितना होता है, तो लोकसभा के स्पीकर के समान इनका वेतन होता है। और आयु कितनी होती है, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देगा, तो राष्ट्रपति को देगा। और वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप धनखड़ हैं और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। अगला प्रश्न है हमारा, ये था अपने पॉलिटी से प्रश्न, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन भी आप लोग बोलते हैं। और नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है, तो नोबेल पाने वाली इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये स्टैटिक से संबंधित प्रश्न है। वैसे तो साइंस से आप लोग जा सकते हैं या फिर स्टैटिक से प्रश्न है। तो देखिए नोबेल पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया मैडम क्यूरी को। किसे दिया गया? मैडम क्यूरी को दिया गया। क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। यहां पे लिख लीजिए क्यों दिया गया था। तो पहली बार जो नोबेल पुरस्कार है मैडम क्यूरी को दिया गया था। अभी हमने यहाँ पे ब्रेक लिया है, क्यों लिया है? क्योंकि इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। तो अगर आपसे पूछे कि 2 बार नोबेल किसे मिला था, 2 बार नोबेल पाने वाली महिला कौन है, तो 2 बार नोबेल पाने वाली महिला मैडम क्यूरी है। क्यों मिला, कब मिला, तो सबसे पहले इन्हें पहली बार जब मिला था तो 1903 में मिला था। पहली बार इन्हें नोबेल का मिला था 1903 में। तब 1903 में इन्हें भौतिकी का नोबेल मिला था। किसके लिए? भौतिकी का नोबेल मिला था। और सेकंड टाइम इनको जब नोबेल मिला, दूसरा वाला, ये पहला वाला 1903 में, दूसरा वाला मिला था 1911 में। तब इन्हें रसायन का नोबेल मिला था। किसका? रसायन का नोबेल मिला था। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और रसायन का नोबेल इन्हें क्यों दिया गया था, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि इन्होंने रेडियम की खोज की थी। किसकी खोज की थी? रेडियम की खोज की थी। तो अब तो आप लोग समझ चुके होंगे सारी बातों को, इन्होंने क्यों दिया गया था नोबेल, तो रेडियम की इन्होंने खोज की थी। और इन्हीं के नाम पर ही रेडियो सक्रियता की इकाई रखा गया। इकाई का नाम क्या रखा गया? रेडियो सक्रियता की इकाई का नाम क्या रखा गया? रेडियो सक्रियता की इकाई। अगर आपसे पूछ ले कि क्या है, तो ये बात आप लोग बताएंगे कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। क्या है? क्यूरी। ये मैडम क्यूरी के नाम पर ही रखा गया। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है, तो मैडम क्यूरी है नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला। और इन्हें 2 बार नोबेल मिला था। एक बार 1903 को मिला था, जो पहली महिला विजेता है, और भौतिकी के लिए मिला था। और दूसरी बार 1911 में रसायन के लिए नोबेल मिला था, क्योंकि इन्होंने रेडियम की खोज की थी। और बात करते हैं रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, तो क्यूरी है रेडियो सक्रियता की इकाई। और क्यूरी को रेडियो सक्रियता की इकाई मैडम क्यूरी के सम्मान पे बनाया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहां पे स्थित है, तो सार्क जिसे दक्षेस बोलते हैं, तो इनका मुख्यालय कहां पे स्थित है? काठमांडू में स्थित है। काठमांडू अभी हमने बताया कहां पे स्थित है, तो ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। काठमांडू कहां पे स्थित है? नेपाल में।
अब सार्क हमारे एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। कब स्थापना हुआ, कहाँ मुख्यालय है, कितने सदस्य हैं, कौन कौन से सदस्य हैं, और नवीनतम सदस्य कौन है, पुराना सदस्य कौन है, सभी ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए सार्क के बारे में बात करें, अगर आपसे पूछे कि स्थापना के बारे में, तो इसकी स्थापना आप लोग बताएंगे। सार्क की स्थापना 1985 में हुआ। कब हुआ? 1985 में। अब अगर आपसे पूछे सार्क की स्थापना 1985 में हुआ, अब ये स्थापना ये भी पूछा जाता है कि सार्क का किस जगह पे स्थापना हुआ, तो इसका स्थापना ढाका में हुआ था। कहां पे? ढाका में हुआ था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि इसमें सदस्य देश कितने हैं, सार्क में सदस्य देश कितने हैं, तो सार्क में सदस्य देश हैं कुल 8। कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं। आइए चलिए 8 का नाम लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे मालदीव। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, मालदीव, म्यांमार को छोड़ करके आप लोग लिखेंगे। आपका मालदीव हो गया। फिर उसका बाद आपका पाकिस्तान, सॉरी मालदीव, म्यांमार और फिर किसको छोड़ करके? चीन को छोड़ करके मालदीव हो गया, जो कि समुद्री सीमा बनाता है भारत से, मालदीव। उसके बाद पाकिस्तान हो गया, फिर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी इसका सदस्य देश है। और फिर उसके बाद आपका हो गया नेपाल। नेपाल के बाद आपका आ जाएगा भूटान। भूटान के बाद आ जाएगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद भारत को छोड़ दिए हम लोग, भारत को भी लिखेंगे। और भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, और एक आपका हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका। तो इस तरह से इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं। तो चलिए रिवीजन करते हैं कि सार्क या एचएस का मुख्यालय कहाँ पे है। तो सार्क का मुख्यालय पूछेगा तो आप लोग काठमांडू में बताएंगे, लेकिन काठमांडू कहाँ पे है? नेपाल में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि स्थापना कहाँ पे हुआ था, तो ढाका में स्थापना हुआ था। कई बच्चे ढाका में ही मुख्यालय बता देते हैं, जिनको भूला भटका रहता है वो लोग मुख्यालय ढाका में ही मार देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में मिलता है। अब आपसे पूछे कि स्थापना कब हुआ था सार्क का, तो 1985 में। इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो 8 सदस्य देश हैं। सार्क में कितने सदस्य देश हैं? 8 है। कौन कौन से? मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका। ठीक, तो इतने सदस्य देश हैं इसके। अगला प्रश्न की परमवीर चक्र, देखिए वीरता पुरस्कार 3 आप लोग याद रखेंगे, वैसे शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, इन सभी को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन परमवीर चक्र जो है, वीरता चक्र 3 आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा होता है आपके प्रथम वीरता चक्र होता है परमवीर, और द्वितीय के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। द्वितीय होता है आपका महावीर चक्र, महावीर चक्र, और तीसरा होता है आपका तृतीय के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। तीसरा जो सैन्य सम्मान होता है, तीसरे नंबर का जो सैन्य सम्मान होता है उसे कहते हैं वीर चक्र, महावीर चक्र, और तीसरे नंबर को कहते हैं वीर चक्र। तो ये पूछा जा रहा है कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है, तो सबसे पहले दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था, मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। अब आप लोग यहां पे ध्यान रखेंगे, जो परमवीर चक्र है वो भारत का सबसे बड़ा शौर्य सम्मान है, सैन्य सम्मान है। ये सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब द्वितीय नंबर का जो है, और यहां पे लिख लेते हैं यार परमवीर चक्र, परमवीर चक्र ये पहले नंबर का है, ये दूसरे, ये तीसरे। अब परमवीर चक्र के बारे में एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि ये बना किससे होता है, तो ये कांसा का बना होता है। किसका बना होता है? कांसा का बना होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भी पूछा जाता है किस चीज का बना होता है और किस कलर के रिबन में से पहना जाता है। और महावीर चक्र की बात करें और वीर चक्र, ये दोनों अगर आपसे पूछे किस चीज का बना होता है, तो ये स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। किसका? स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला परमवीर चक्र दिया गया था। और जो सैन्य क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है वो परमवीर चक्र है। और दूसरे नंबर पे है महावीर चक्र, तीसरे नंबर पे आता है वीर चक्र। अब परमवीर चक्र की बात करें, ये बना किससे होता है? कांसा का, जबकि महावीर चक्र और वीर चक्र बना होता है स्टैंडर्ड चांदी का। अगला प्रश्न कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये एशियन हिस्ट्री नहीं है, ये मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न है।
मॉडर्न आधुनिक इतिहास से प्रश्न है। अब देखिए कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय महिला यहाँ पे इंडिकेट कर दे तो आप लोग बताएंगे सरोजिनी नायडू को। किसे बताएंगे? सरोजिनी नायडू। और ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि ये अध्यक्ष कब बनी थी कांग्रेस का, तो ये कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहां के अधिवेशन की अध्यक्षता? कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की, अगर केवल पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बताइए, अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बताइए कौन थी, तो यहां पे देखिए भारतीय जब नहीं लगाए तो आप लोग बताएंगे किसे? एनी बेसेंट को, क्योंकि एनी बेसेंट को सबसे पहले कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और क्योंकि ये विदेशी भी थी, एनी बेसेंट विदेशी थी और इन्हें कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष का बनाया गया था 1917 में। और ये अध्यक्षता की थी कोलकाता के अधिवेशन का। कहां का? कोलकाता के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो 1885 में हुआ था। अब इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? WC बनर्जी बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? WC बनर्जी बनाए गए थे। और ये जो अधिवेशन था ये मुंबई अधिवेशन था। कहाँ का? मुंबई में अधिवेशन हुआ था। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी आपके सरोजिनी नायडू और 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता ये की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, 1000 बार एग्जाम में पूछा गया है। और पहली महिला अध्यक्ष कौन है कांग्रेस की, ये भी 1000 बार एग्जाम में पूछा गया है। पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की एनी बेसेंट है और ये 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर WC बनर्जी मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता 1885 में किए थे, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि किंग खलीदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में कार्यरत है? तो किंग खलीदा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है ये आपके सऊदी अरब में कार्यरत है। सऊदी अरब में कार्यरत है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कहां कार्यरत है? सऊदी अरब में कार्यरत है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं सऊदी अरब से संबंधित। तो यहां पे एक रब अल खाली मरुस्थल है। रब अल खाली मरुस्थल अगर आपसे पूछे, क्योंकि ये जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न था। रब अल खाली मरुस्थल कहां पे है? तो वो भी सऊदी अरब में है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके सऊदी अरब आपको नहीं याद रखना तो आप लोग बता देंगे अरब। अगर ऑप्शन में अरब प्रायद्वीप भी मिलता है तो आप लोग अरब प्रायद्वीप भी लगा सकते हैं। ठीक, क्योंकि वे अरब प्रायद्वीप में ही सऊदी अरब है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक पेट्रोलियम का भंडार, यहां पे देखिए अलग बात हम पूछ रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सर्वाधिक पेट्रोलियम का भंडार किस देश के पास है, तो आप लोग ये नहीं बताएंगे कि इसमें सर्वाधिक पेट्रोलियम का भंडार किस देश के पास है, तो वो आप लोग बताएंगे वेनेजुएला। भंडारण के मामले में देखिए भंडारण और उत्पादन दोनों दो बात होती है। अगर भंडारण में पहला स्थान पूछे तो वेनेजुएला का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? वेनेजुएला का हो जाएगा। वेनेजुएला का हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पेट्रोलियम का भंडारण में पहला स्थान, अगर आपसे पूछे कि पेट्रोलियम के उत्पादन में पहला स्थान कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे सऊदी अरब। क्या है? सऊदी अरब। सऊदी अरब। या फिर निर्यातन में पहला स्थान पूछ ले तो वो आप लोग बताएंगे क्या? सऊदी अरब। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगर आपसे पूछे किंग खलीदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में कार्यरत है, तो वो सऊदी अरब में कार्यरत है। कहां पे? सऊदी अरब में। अगर आपसे पूछे कि रब अल खाली मरुस्थल कहां पे है, तो वो भी आपके अरब प्रायद्वीप सऊदी अरब में स्थित है। सर्वाधिक पेट्रोलियम के भंडारण के मामले में वेनेजुएला है और दूसरे स्थान पे आपका सऊदी अरब है। कौन सा है? सऊदी
सऊदी अरब सेकंड नंबर पे पेट्रोलियम के भंडार में है। अगर उत्पादन की बात करें पहले स्थान पे कौन है? सऊदी अरब। सबसे ज्यादा उत्पादन, सबसे ज्यादा निर्यातन कौन करता है? सऊदी अरब पेट्रोलियम का करता है। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान, देखिए अब भी विभिन्न देशों, विभिन्न महाद्वीपों में पाए जाने वाले घासों के मैदान भी पूछे जाते हैं कि फला घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमको उस सभी प्रश्नों को याद रखना होगा। देखिए दक्षिण अफ्रीका में पूछे तो वहां पे वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। वेल्स, कहीं पे यस लगा करके वेल्स भी लिख देता है, तो वेल्ड घास के मैदान कहां पे पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। जबकि अफ्रीका में पूछे कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, जो कि अफ्रीका एक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है, जबकि दक्षिण अफ्रीका क्या है? अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र देश है। तो अफ्रीका में कौन सा घास मैदान पाया जाता है? सवाना घास के मैदान। आपसे पूछ ले कि सवाना घास के मैदान कहां पाए जाते हैं, तो वो भी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक, वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगर वेल्स घास के मैदान पूछे तो वो आपके कहां पे पाए जाते हैं? वो आपके पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। अब कुछ घास के मैदान, जैसे अगर आपसे पूछे कि स्टेपीज घास के मैदान कहां पे पाए जाते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है स्टेपीज घास के मैदान कहां पे पाए जाते हैं, तो ये यूरेशिया में पाए जाते हैं। कहां पे? यूरेशिया में। यूरोप और एशिया को मिला करके यूरेशिया बोला जाता है, तो स्टेपीज घास के मैदान वहीं पे पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि पंपास घास के मैदान कहां पे पाए जाते हैं, पंपास नामक घास के मैदान कहां पे पाए जाते हैं, तो ये पंपास पाया जाता है अर्जेंटीना में। कहां पे? अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? इसे अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। तो ये भी बात आप लोग लिख लेंगे। अर्जेंटीना का हृदय अगर आपसे पूछे किसे कहते हैं, तो वो आपके कहते हैं पंपास घास को कहते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि लानोस घास के मैदान कहां पे पाए जाते हैं, लानोस घास के मैदान ये वेनेजुएला में पाए जाते हैं। वेनेजुएला में लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में पाए जाते हैं। अब जबकि अगर आपसे पूछे कि पुस्ताज घास के मैदान बता दीजिए, तो ये हंगरी में पाए जाते हैं। पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में। अगर प्रेरी नामक घास के मैदान आपसे पूछे कहां पे पाए जाते हैं, तो ये अमेरिका में पाए जाते हैं। अमेरिका और कनाडा में पाए जाते हैं। अमेरिका एंड कनाडा आप लोग नोट करेंगे। ठीक, तो इतने घासों के मैदान के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्स कहते हैं, और अफ्रीका में जो घास पाए जाते हैं उसे सवाना कहते हैं। ठीक, सवाना घास कहते हैं। और यूरेशिया में स्टेपीज नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका का एक कंट्री है, उसी तरह वेनेजुएला भी दक्षिणी अमेरिका का एक कंट्री है। और लानोस घास के मैदान कहां पे पाए जाते हैं? वेनेजुएला में पाए जाते हैं। अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है, किसे कहा जाता है? पंपास घास के मैदान को कहा जाता है। पुस्ताज घास के मैदान कहां पे पाए जाते हैं? हंगरी में पाए जाते हैं। और प्रेरी घास के मैदान अगर आप लोग पूछे तो ये अमेरिका और कनाडा में पाए जाते हैं। तो इन घासों के मैदानों के नाम आप लोग याद रखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि अब खेल से संबंधित प्रश्न आ गए यहाँ पे, और ये जो था ये वर्ल्ड जियोग्राफी से प्रश्न था, वर्ल्ड जियोग्राफी से। और डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग कहां पे होता है? तो डबल फॉल्ट शब्द का जो प्रयोग है वो टेनिस में होता है। किस में होता है? टेनिस में। खेल में कौन सा कप दिया जाता है, कौन से शब्द खेल से संबंधित हैं, कौन से खिलाड़ी खेल से संबंधित हैं, और कौन सा खेल का टूर्नामेंट कब हुआ, तो इन सभी प्रश्नों को पूछा जाता है। कौन से खेल में कितने खिलाड़ी शामिल होते हैं, कितने खिलाड़ी खेलते हैं, और वहां पे पिच कैसा होता है, ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, सारे प्रश्न यहाँ पे बताए जाते हैं। तो देखिए शब्द के बारे में अगर आपसे पूछे, डबल फॉल्ट एक हो गया आपका संबंधित है। कोर्ट शब्द किससे संबंधित है? इसके खेल के मैदान को कोर्ट कहते हैं, वो टेनिस से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि ड्यूस शब्द किससे संबंधित है, तो ड्यूस शब्द भी टेनिस से संबंधित है। उसके बाद स्मैश शब्द किससे संबंधित है, तो वो सभी शब्द किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। अब कुछ ट्रॉफियां जो टेनिस में दी जाती है, ये भी आप लोग देख लीजिए साथ में। जैसे अगर आपसे पूछे कि विंबलडन कप किस में दिया जाता है, विंबलडन कप किस में दिया जाता है, तो वो आपके टेनिस में दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि मेरे पे कि होपमैन कप किस में दिया जाता है, होपमैन कप किस खेल में दिया जाता है, वो भी टेनिस में दिया जाता है। डेविस कप पूछ ले तो वो भी टेनिस में दिया जाता है, डेविस कप है। तो ये सभी जो आपके कप हैं ये टेनिस में बांटा जाता है। अब टेनिस में अगर आपसे पूछे कि खिलाड़ी कितने होते हैं, तो आप लोग बता देंगे कि खिलाड़ी एक या
दो होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? एक या दो खिलाड़ी होते हैं। अगर आपसे पूछे कि टेनिस के खिलाड़ी जो मैदान होता है उसे क्या कहा जाता है, हमने बताया अभी कि जो टेनिस के मैदान होते हैं उसे कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्ट। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। डबल फॉल्ट पूछ ले तो टेनिस से संबंधित है, या फिर कोर्ट शब्द पूछ ले टेनिस से, ड्यूस शब्द पूछ ले टेनिस से संबंधित है, स्मैश शब्द पूछ ले टेनिस से संबंधित है। टेनिस में खिलाड़ी एक या दो होते हैं और टेनिस के मैदान को क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। अब बात कर लेते हैं टेनिस में कुछ ट्रॉफियां दी जाती है। विंबलडन ट्रॉफी टेनिस में दी जाती है, होपमैन कप टेनिस से संबंधित है, डेविस कप टेनिस में दिया जाता है। तो ये सभी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करेंगे तभी आपको वहां पे अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन नहीं तो जीएस में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, जो आप लोग मुख्य पॉइंट पढ़ेंगे तभी आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कर पाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, एक बार और बता रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में भी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आपको वहां पे मिलेगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रृंगारिक मूर्तियां वाला नागर शैली की प्रसिद्ध मंदिर कौन है? तो श्रृंगारिक मूर्तियां जहां पे पाई जाती हैं नागर शैली, उस मंदिर के बारे में हमने बता भी चुका है। श्रृंगारिक मूर्तियां कहां पे पाई जाती है? खजुराहो मंदिर में, खजुराहो मंदिर में। और खजुराहो मंदिर आप लोग को बताया भी है कि ये किस शैली में बनाया गया है? नागर शैली, क्योंकि ये उत्तर भारत की मंदिर है और ये स्थित कहां पे है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अब इसे किसने बनवाया था आप लोग बताएंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं। अगर आपसे पूछे किसने बनवाया था, किस वंश के लोगों ने इसे बनवाया था, तो ये आप लोग अब बताएंगे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके। ठीक, तो इसे आप लोग बता दीजिए हमें कमेंट करके जल्दी से। अब कुछ मंदिरों के बारे में देख लेते हैं और वो किस शैली में बनाई गई हैं इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि भुवनेश्वर की मंदिरें ये किस शैली में बनाई गई, भुवनेश्वर, या फिर आपसे पूछ ले कि या फिर पुरी की मंदिर, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये मंदिरें बनाई गई है, ये मंदिर बनाई गई है क्योंकि ये उत्तर भारत में पड़ता है, क्योंकि उड़ीसा की मंदिरें ये है उत्तर भारत, तो ये नागर शैली में बनाई गई। किस शैली में? अभी हमने बताया कि उत्तर भारत की जितनी भी मंदिरें होंगी वो आपको नागर शैली में मिलेगी। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये पूरी भुवनेश्वर जो मंदिर है ये उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वहीं सोमनाथ मंदिर की बात करें, गुजरात में है। और एक मंदिर और आप लोग बताएंगे, यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि कोणार्क मंदिर के बारे में बताइए, कोणार्क मंदिर जिसे क्या कहते हैं? जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। और इसे बनवाया था ये कहां पे स्थित है? ब्लैक पैगोडा ये उड़ीसा में स्थित है, ये भी उड़ीसा में स्थित है। और इसे किसने बनवाया था? तो इसे गंग वंश के लोगों ने बनवाया था। किस वंश के? गंग वंश के लोगों ने बनवाया था। और ये भी किस शैली में बनाया गया है? तो वो भी ये भी किस शैली में बनाया गया? नागर शैली में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ये कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं। अगर आपसे पूछे कि श्रृंगारिक मूर्तियां वाला नागर शैली की प्रसिद्ध मंदिर कौन है, तो खजुराहो का मंदिर है जो नागर शैली में बनाया गया है और मध्य प्रदेश में स्थित है। तो अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि कोणार्क सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं, ये गंग वंश के लोगों ने बनाया था। वहीं भुवनेश्वर का मंदिर जो पूछ ले, पूरी उड़ीसा का मंदिर आप मुझसे पूछे तो नागर शैली में है, जो कि कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखें। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया। म्यूटेशन उत्परिवर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या है? म्यूटेशन जिसे उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है? आनुवांशिक गलती। क्या होता है? आनुवांशिक गलती। तो ये आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। इसका अर्थ क्या होता है? आनुवांशिक गलती इसका अर्थ होता है। और अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे, अब आनुवांशिक गलती को क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। आनुवांशिक गलती कुछ गुणसूत्रों वगैरह की कमी, मतलब गुणसूत्रों वगैरह में हेराफेरी हो जाता होगा तो उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिक गलती कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ आनुवांशिक रोगों के बारे में, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आनुवांशिक रोगों के बारे में,
जैसे कौन कौन से आनुवंशिक रोग हमारे पास हैं, जैसे हीमोफीलिया हो गया आपका, हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया की बात करें तो वो भी आपका, हीमोफीलिया को शाही रोग भी बोलते हैं ना, तो वो आपके क्या होता है, हीमोफीलिया रक्त से संबंधित बीमारी है और ये भी एक आनुवंशिक रोग है। वर्णांधता की बात करें, वर्णांधता की बात करें तो वो भी एक आनुवंशिक बीमारी है, आंख से संबंधित है। और डाउन सिंड्रोम रोग बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम जो गुणसूत्रों के संख्या में परिवर्तन हेर फेर की वजह से होता है, डाउन सिंड्रोम, ये 1000 बार एग्जाम में पूछा गया, ये भी एक आनुवंशिक रोग है। ठीक, डाउन सिंड्रोम हो गया। ल्यूकेमिया नामक रोग अगर आपसे पूछ ले कि ल्यूकेमिया ये कैसा रोग है, तो वो भी आपके डाउन सिंड्रोम रोग है। कैसा रोग है, सॉरी ये भी आपके आनुवंशिक रोग है। अगर वहीं आपसे पूछे कि आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो अगर आपसे पूछे कि आनुवंशिकता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो आप लोग बताएंगे आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन 1000 बार एग्जाम में पूछा गया है, किसने किया था, मेंडल ने किया था। किसने किया था, मेंडल ने। अगर आपसे पूछे कि आनुवंशिकता शब्द किसने दिया था, आनुवंशिकता शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बेटसन ने दिया था। बेटसन ने सबसे पहले आनुवंशिकता शब्द दिया था। तो अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि म्यूटेशन उत्परिवर्तन शब्द का अर्थ क्या है, तो आनुवंशिक गलती ये होता है म्यूटेशन उत्परिवर्तन का अर्थ। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आनुवंशिक रोग कौन कौन से होते हैं, जैसे हीमोफीलिया हो गया, वर्णांधता हो गया, डाउन सिंड्रोम, ये सभी आनुवंशिक रोग होते हैं। ठीक, ल्यूकेमिया भी आनुवंशिक रोग होता है। अब आनुवंशिक रोग किसे कहते हैं, जो अपने माता पिता में बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाता है, माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है, उसे आनुवंशिक डिसीज बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया किसने किया था, तो मेंडल ने आनुवंशिकता का नियमों का प्रतिपादन किया था। और आनुवंशिकता का खोज किसने किया था, बेटसन ने किया था। अगला प्रश्न कि भारत में मुसलमान का कुल प्रतिशत कितना है, तो भारत में मुसलमान है 14.2%। कितना है, 14.2%। ठीक, अब कुछ यहाँ पे देखिए 2011 की जनगणना से हम लोग कुछ बातें देख लेते हैं। जैसे 2011 की जनगणना अभी भी पूछी जाती है, 2011 की जनगणना ये भी पूछी जाती है, अभी भी एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे अगर आपसे पूछ ले क्या क्या चीजें आप लोग को ध्यान रखना चाहिए यहाँ से, अगर आपसे पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या कितनी थी, नगरीय जनसंख्या कितनी थी, भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी थी, तो इसमें 27.72% नगरीय जनसंख्या थी। कितनी, 68% नगरीय जनसंख्या थी 2011 के जनगणना के अनुसार। इसमें भारत की जनसंख्या कितनी थी, इसमें भारत की जो जनसंख्या थी पूरे विश्व की जनसंख्या की, भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या की इसमें 17.5% थी। कितनी थी, 17.5% थी। अगर आपसे पूछे कि भारत में, एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे कि लिंगानुपात कितना था, भारत का लिंगानुपात, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाता है कि भारत का लिंगानुपात उस समय कितना था, तो लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं आ रही हैं, तो वो था 943। भारत का लिंगानुपात कितना था, 943। और भारत का कुल जनसंख्या की बात करें, भारत का अगर आपसे पूछे कि कुल जनसंख्या कितना था, तो 121.05 करोड़ था। कितना था, 121.05 करोड़ था उस समय भारत की कुल जनसंख्या। चलिए, भारत में मुसलमान का प्रतिशत कुल कितना है, तो 14.2% पे ही मुसलमान है भारत में। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आपसे पूछे कि भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी थी, तो 27.78% भारत में नगरीय जनसंख्या थी। अगर आपसे पूछे कि भारत की जनसंख्या कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 17.5% थी। और भारत में लिंगानुपात कितना था, तो 943 था लिंगानुपात भारत में जनसंख्या की पूछे तो 121.05 करोड़ था। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि करो या मरो भारत के किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा है। तो देखिए, करो या मरो जो नारा है आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जनसंख्या वाला जो प्रश्न था यहाँ पे पहले इंडिकेट कर लेते हैं, ये जियोग्राफी से था। किसका था,
जनसंख्या वाला था, ये आईजी यानी कि इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न था। म्यूटेशन उत्परिवर्तन ये साइंस का प्रश्न था। सिंगारी मूर्तियां वाला नागर शैली में, ये वैसे तो आता है, ये एशियन हिस्ट्री में, मध्यकालीन इतिहास में, मध्यकालीन, हाँ मध्यकालीन मान लीजिए, मिडिवल हिस्ट्री में आता है। ठीक, मिडिवल हिस्ट्री में आता है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, करो या मरो का नारा ये मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। किस में आता है? मॉडर्न हिस्ट्री में आता है, आधुनिक इतिहास में। देखिए, करो या मरो का नारा, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन के करो या मरो का नारा किसने लगाया था, तो महात्मा गांधी ने। किसने लगाया था? महात्मा गांधी जी का ये नारा है। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 की घटना है। 8 अगस्त 1942 की घटना है। अब भारत छोड़ो आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में वायसराय कौन थे, ये भी पूछा जाता है कि भारत में इस समय वायसराय थे लिनलिथगो। कौन था वायसराय? लिनलिथगो इस समय भारत में वायसराय थे। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 8 अगस्त 1942 में भारत में वायसराय लिनलिथगो थे। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अगर आपसे पूछे कि ये भारत छोड़ो आंदोलन का, अगर आपसे पूछे कि अन्य नाम क्या था, इसका अन्य नाम भी था, तो इसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। अगस्त में हुआ था इसलिए अगस्त क्रांति भी इसे बोलते हैं। ठीक, इतनी बातें याद रखेंगे, क्योंकि 8 अगस्त 1942 की घटना है, तो इस वजह से इसे अगस्त क्रांति बोलते हैं। और उस समय वायसराय भारत में लिनलिथगो थे, भारत में वायसराय। और उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष भी अगर आपसे पूछ ले, कांग्रेस के अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले, तो अबुल कलाम आजाद थे। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। ठीक, तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछ ले, रिवीजन कर लेते हैं चलिए इसका, कि करो या मरो का नारा, करो या मरो, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और उनसे संबंधित भी प्रश्न हमने बताया जो आज तक पूछे गए हैं। करो या मरो का नारा किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा है? तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। ये भारत छोड़ो आंदोलन में कहा गया था ये नारा, और वायसराय भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इसका अन्य नाम है, इसे अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति बोलते हैं। और इस समय भारत में वायसराय कौन थे? लिनलिथगो थे इस समय भारत में वायसराय। और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम आजाद इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन था? तो सबसे पहले विश्व धरोहर सूची में अहमदाबाद को शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था? और ये था आपका स्टैटिक से प्रश्न है, अहमदाबाद, अहमदाबाद को शामिल किया गया था। अब विश्व विरासत स्थल के बारे में हम देख लेते हैं कितने हैं, कौन सा नया है। विश्व विरासत स्थल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। विश्व विरासत स्थल, तो भारत में अगर आपसे पूछे कि कुल कितने विश्व विरासत स्थल हैं, तो वर्तमान समय में 42 विश्व विरासत स्थल हैं। कितने हैं? 42। कुल हमारे पास 42 विश्व विरासत स्थल हैं। ये 3 तरह की होती हैं, सांस्कृतिक, इसमें सांस्कृतिक अगर आपसे पूछ ले कि कितने विश्व विरासत स्थल हैं सांस्कृतिक, तो यहाँ पे संस्कृत विश्व विरासत स्थल 34 है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल कितनी है, प्राकृतिक कितनी विश्व विरासत स्थल हैं, तो 7 है। अगर आपसे पूछे कि मिश्रित विश्व विरासत स्थल कितनी है, मिश्रित विश्व विरासत स्थल कितनी है, तो एकमात्र है कंचनजंगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है ये एक मिक्स विश्व विरासत स्थल है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जबकि अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे कुल विश्व विरासत स्थल 42 हैं, अगर आपसे पूछे कि 41 नंबर का बता दीजिए, 41 नंबर का बताइए कौन सा है विश्व विरासत स्थल, तो शांति निकेतन को बनाया गया था। शांति निकेतन को बनाया गया था 41 नंबर का विश्व विरासत स्थल। और 42 नंबर का विश्व विरासत स्थल अगर आपसे पूछे तो होयसल मंदिर है। क्या है? होयसल
होयसल मंदिर। ठीक, तो ये बातें सारी आप लोग याद रखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि विश्व धरोहर में सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला भारतीय शहर कौन था, तो सबसे पहला शहर था अहमदाबाद, और सबसे लास्ट वाला क्या है, होयसल मंदिर अभी तक लास्ट है, क्योंकि ये बढ़ते रहता है। और विश्व विरासत स्थल के बारे में बात करें, कुल भारत में कितने हैं, 42 हैं, जिसमें संस्कृत 34 हैं, प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल 7 हैं, और मिश्रित विश्व विरासत स्थल कितनी है, मिश्रित विश्व विरासत स्थल कितनी है, तो एक है कंचनजंगा। ठीक, अब 41 नंबर का जो विश्व विरासत स्थल बनाया गया वो शांति निकेतन को बनाया गया, और 42 नंबर का विश्व विरासत स्थल ये होयसल मंदिर को बनाया गया। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, तो वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, वायुमंडल में जितनी ज्यादा नमी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, वर्षा होगी। अब वर्षा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लेते हैं जो ज्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि कृत्रिम वर्षा किन चीजों से कराई जाती है, कृत्रिम वर्षा में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साइंस का। इसमें सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछे कि वहीं पे अगर आपसे पूछे कि सर्दियों में वर्षा, भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है, सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ होता है। क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ से भारत में सर्दियों में वर्षा होता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में, अगर पश्चिमी विक्षोभ भारत में सर्दियों में वर्षा होता है, अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पे होता है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पे होता है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वो आपके मासीनराम मेघालय में होता है, मासीनराम मेघालय में होता है। ठीक, तो ये सारी बातें आप लोग नोट करेंगे। ठीक, सारी बात आप लोग नोट करेंगे। मासीनराम मेघालय में भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। वर्षा से संबंधित क्या क्या पूछा जाता है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वायुमंडल में जितनी ज्यादा नमी होती है उतनी ज्यादा वर्षा होती है। और वर्षा से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है कि कृत्रिम वर्षा में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है, तो भारत में जो सर्दियों में वर्षा होती है उसका रीजन होता है पश्चिमी विक्षोभ से होता है, और थोड़ी बहुत वर्षा लौटते मानसून से भी होता है, जिसे उत्तर पूर्व का मानसून कहते हैं। और भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है मासीनराम के मेघालय में होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है, मासीनराम के मेघालय में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल किसकी है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सतत ऊर्जा पहल है। ये 2010 से लेकर के 2030 तक चलाया गया, 2030 तक इसका लक्ष्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल है 2010 से लेकर के 2030 तक ये पहल है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक। ठीक, इसमें क्या था, इसमें इसका पहल ये था कि हर साल ऊर्जा की तीव्रता में जो है 2.6% की कमी लाना। हर साल वार्षिक कमी ऊर्जा की तीव्रता में 2.6% की कमी लाना। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, 2.6% की कमी लाना, ये यूएनओ की पहल है। अब यूएनओ के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ को शॉर्ट फॉर्म में यूएनओ बोला जाता है। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो ये स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर यूएनओ का अगर आपसे पूछे कि हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यूयॉर्क में। कहां पे, न्यूयॉर्क में स्थित है। और न्यूयॉर्क कहां पे है, अमेरिका में। न्यूयॉर्क कहां पे है, अमेरिका में। अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पे इसमें सदस्य देश कितने हैं, यूएनओ में सदस्य देश कितने हैं, तो 193 इसमें सदस्य देश हैं। और नवीनतम सदस्य देश अगर आपसे पूछ ले तो दक्षिणी सूडान है। नवीनतम सदस्य देश क्या है, दक्षिणी सूडान है। सूडान को अलग करके 2 भागों में बांटा गया और दक्षिणी सूडान 2010 में इसका एक नवीनतम सदस्य बना। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसका वर्तमान यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है, यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है, एंटोनी गुटारेस है। कौन है, एंटोनी गुटारेस हैं। ठीक, वर्तमान महासचिव एंटोनी गुटारेस हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये पुर्तगाल के रहने वाले। कहाँ के,
पुर्तगाल के रहने वाले हैं। चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल किसकी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल है। किसकी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल है। यूएनओ की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। सदस्य देश कितने हैं? तो 193 इसमें सदस्य देश है और नवीनतम सदस्य देश कौन है? दक्षिणी सूडान है। और वर्तमान महासचिव, यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं, ये यूएनओ के वर्तमान महासचिव हैं। अगला प्रश्न है, बार बार एग्जाम में घूमता है, और ये वाला जो प्रश्न था स्टैटिक से था। और भोपाल गैस दुर्घटना त्रासदी, ये भी आप लोग स्टैटिक से मान लीजिए। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था। क्या हो गया था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था। रिसाव है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था, जिसकी वजह से हुआ था भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। और ये जो है भोपाल गैस त्रासदी, अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे स्थित हुआ, कहाँ पे हुआ था, तो ये था एक यूनियन कार्बामाइड प्लांट, यहाँ पे हुआ था। तो ये बातें आप लोग भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में घूमता रहता है प्रश्न। ये प्रश्न एग्जाम में घूमता रहता है। तो यूनियन कार्बाइड प्लांट में हुआ था, और जो कि कहां पे है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में। अब ये हुआ था, ये भी पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी दुर्घटना कब हुआ था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए भाई, ये बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो ये 3 दिसंबर 1984 की घटना है। और 3 दिसंबर के दिन हम लोग भोपाल गैस त्रासदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? भोपाल गैस त्रासदी दिवस मनाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण घटना है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? तो इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, जिसे MIC मिक भी बोलते हैं। और कहाँ पे हुआ था? तो यूनियन कार्बाइड प्लांट कहाँ पे? मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व में भी कई दुर्घटनाएं हुई थी, जैसे चेरनोबिल आप लोग जानते होंगे, यूक्रेन की दुर्घटना है। इसी तरह अमेरिका में भी हो चुका है। गैसों से, मतलब जो फैक्ट्री बड़े बड़े हो जाते हैं, उनमें कुछ ऐसे मतलब टेक्निकल इशू की वजह से कह सकते हैं, या फिर किसी मानव के भी गलती की वजह से हो सकता है दुर्घटना हो जाए, या फिर अब पूरा मशीन ही है उसकी वजह से कोई दुर्घटना हो जाए, तो उसे हम लोग दिवस के रूप में भी याद रखते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि उससे संबंधित कई लोगों की जानें जा चुकी होती हैं, तो उसे हम लोग शोक के रूप में मनाते हैं। जैसे मुगल वंश का शासक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? और ये आ गया मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री से प्रश्न है। ये मेडिवल हिस्ट्री, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि जीएस के सभी सब्जेक्ट का रिवीजन आपके हो रहा है। तो देखिए, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश के संस्थापक था बाबर। क्या? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बाबर का अगर आपसे पूछे कि मूल नाम क्या था, बाबर का मूल नाम क्या था, तो इसका नाम था जहरुद्दीन। बाबर का मूल नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका मूल नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका मूल नाम था। अब बाबर से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो फरगना मध्य एशिया में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? फरगना मध्य एशिया में इनका जन्म हुआ था। फरगना जो है मध्य एशिया में पड़ता है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था बाबर का। अगर आपसे पूछ ले कि इनकी एक आत्मकथा है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, बाबर की आत्मकथा क्या है? तो बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा। और ये पूछा जाता है कि बाबरनामा किसने लिखा था, तो वो बबरवा नहीं लिखा था, बाबर ने ही लिखा था। क्योंकि ये बाबर ने, ये एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये बाबरनामा किस भाषा में थी, तो ये तुर्की भाषा में की थी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे एक खानवा का युद्ध के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये किसके बीच में हुआ था? बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच में। किसके बीच में? बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच में। और ये कब हुआ था? राणा सांगा के बीच में, बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच में 1526 में ये युद्ध हुआ था।
26 में, 30 में बाबर, 27 में हुआ था, 1527 में, 30 में तो बाबर मरा था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी मृत्यु कब हुई थी यहाँ पे नोट कर लेंगे। मृत्यु के बारे में भी आप लोग नोट करेंगे, 1530 में टपक गए थे। ठीक, इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। इसका मूल नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जन्म कहाँ पे हुआ था? तो फरगना मध्य एशिया में इनका जन्म हुआ था। और बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि आत्मकथा क्या है, तो बाबरनामा इनकी आत्मकथा है, जो कि तुर्की भाषा में लिखी है। लिखी किसने लिखा है? तो ये बाबर ने ही लिखा है। किसने लिखा? बाबर ने। और खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, यहाँ पे नोट करेंगे। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच में। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह। बंदरगाह भी हमारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और ये इंडियन जियोग्राफी से प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो गहराई वाला भारत में बंदरगाह है वो है आपका पारादीप बंदरगाह। कौन सा है? पारादीप बंदरगाह। और पारादीप बंदरगाह के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे अगर आपको इस तरह से भी प्रश्न मिल रहा है, पारादीप बंदरगाह, अगर आपको इस तरह से भी प्रश्न मिल रहा है कि अगर आपको विशेषता करके नहीं प्रश्न मिल रहा है, जैसे ये विशेषता पूछा है कि सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है, तो पारादीप बंदरगाह की ये विशेषता है कि सबसे ज्यादा गहराई है। कभी कभी विशेषता देकर नहीं पूछता है। अगर आपका एग्जाम थोड़ा छोटा है तो विशेषता देकर नहीं पूछेगा, सीधे पूछेगा कि पारादीप बंदरगाह कहाँ पे स्थित है। तो ये सभी बातें आप लोग इसी वजह से याद रखेंगे। ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि कुछ और बंदरगाह के बारे में, जैसे हल्दिया बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? हल्दिया बंदरगाह के बारे में बात करें तो वो कहाँ पे स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह स्थित है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह के बारे में बात कर ले, तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है आपका कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह वो है आपका मुंबई। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा है? मुंबई पोर्ट। ठीक, और अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह बताइए, सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो वो है आपका सबसे पुराना वाला कौन सा है? भारत का बंदरगाह जो कोलकाता बंदरगाह है। कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह है। और कोलकाता बंदरगाह एक कैसा बंदरगाह है? ये एक नदी बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? नदी बंदरगाह है। नदी बंदरगाह की मतलब नदी पे बनाया गया है। वहां पे एक नदी है ना, हुगली, जिसके किनारे कोलकाता बसा हुआ है, उस नदी पे बनाया गया है। तो चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में भारत का सबसे अधिक गहराई वाला बंदरगाह है। हल्दिया बंदरगाह कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। और उसके बाद भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई पोर्ट है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। और भारत का सबसे पुराना बंदरगाह पूछे तो कोलकाता वाला है, जो कि एक नदी बंदरगाह है। कांडला गुजरात में है। ये आप लोग ध्यान रखिए। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी है वो है आपका कौन सा? विराटनगर। विराटनगर मत्स्य महाजनपद की राजधानी है। और विराटनगर आप लोग भली बात है, आप लोग ध्यान रखेंगे, गुजरात में है। और महाजनपदों के बारे में ये पूछा जाता है कि हमको जानकारी कहाँ से मिली। ये पूछा जाता है कि महाजनपदों के बारे में हम लोग को किस ग्रंथ से जानकारी मिली। अगर आपसे पूछे कि महाजनपद के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिली, और ये पूछा जाता है कि महाजनपद के बारे में किस बौद्ध जैन ग्रंथ से जानकारी मिली। तो अगर बौद्ध ग्रंथ से पूछे कि किस बौद्ध ग्रंथ से हमें जानकारी मिली, तो आप लोग बताएंगे किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिली थी, तो आप लोग बताएंगे अंगुत्तर निकाय से। कौन सा निकाय था? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिली। अगर जैन धर्म के बारे में जानकारी की बात करें तो हमें मिला था कहां से? भगवती सूत्र से। ये जैन धर्म का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, और यहां से मिला था हम लोग को किस चीज का जानकारी? महाजनपद के उदय के बारे में जानकारी। अब कुछ महाजनपद और उनकी राजधानी एग्जाम में पूछी गई है। जैसे अगर आपसे पूछे कि मगध की राजधानी बता दीजिए क्या थी उस समय? मगध की राजधानी थी गिरिव्रज। क्या थी? गिरिव्रज राजधानी थी। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे अंग की राजधानी क्या थी उस समय? अंग की राजधानी क्या थी? चंपा अंग की राजधानी थी। अगर आपसे पूछे कि वत्स की राजधानी क्या थी? वत्स की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। वत्स की राजधानी अगर आपसे पूछ ले तो कौशाम्बी थी।
कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी, जबकि वज्जी अभी हमने लिया नाम। अगर आपसे पूछे कि वज्जी किसकी राजधानी थी, तो ये वज्जी वैशाली की राजधानी थी। किसकी? वैशाली। जीडी यहाँ से प्रश्न जरूर पूछता है। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। विराटनगर कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। अगर मगध की राजधानी पूछ ले तो गिरिव्रज बताएंगे। अंग की राजधानी पूछ ले चंपा बताएंगे। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वज्जी की राजधानी पूछ ले तो वैशाली। अगर आपसे पूछे कि इनके बारे में जानकारी हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलती है और जैन धर्म के भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है कि जौनपुर का अंतिम शासक कौन था? जैनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जैनपुर का अंतिम शासक हुसैन शाह था। हुसैन शाह था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसे हुसैन शाह था ना जैनपुर का अंतिम शासक। और हुसैन शाह को आगे चल करके किसने पराजित कर दिया था? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे आगे चल करके बहलोल लोदी ने पराजित किया था। किसने? बहलोल लोदी ने पराजित किया था हुसैन शाह को। आगे चल करके बहलोल लोदी ने पराजित कर दिया गया था। और इसे जो है और जौनपुर को इसने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। किसमें मिला लिया था? दिल्ली सल्तनत में इसने क्या कर लिया था? दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में इसने मिला लिया था। अगर आपसे पूछे कि जौनपुर की स्थापना किसने किया था? जौनपुर की स्थापना किसने किया था? तो जौनपुर की स्थापना करने वाले हैं फिरोज शाह। कौन है? फिरोज शाह जौनपुर की स्थापना करते हैं। और इसे जौनपुर को क्या कहा जाता है? इसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे। तो इसे क्या बोला जाता है जौनपुर को? तो इसे पूर्व का सिराज कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का सिराज, या फिर पूर्व का, इसे सिराज हिंद भी बोलते हैं। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए क्या क्या हमने बताया कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर के अंतिम शासक थे हुसैन शाह। कौन थे? हुसैन शाह थे। और हुसैन शाह को पराजित कर करके बहलोल लोदी ने हुसैन शाह को पराजित किया और जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। और जौनपुर की स्थापना की बात करें, अगर आपसे पूछे कौन किया था, तो फिरोज शाह ने जौनपुर की स्थापना किया, जिसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे विशालतम हिमनद कौन है? तो भारत का जो सबसे विशालतम हिमनद है वो है आपका सियाचिन। सियाचिन है भारत का सबसे विशालतम हिमनद। अगर आपसे पूछे कि सियाचिन ये हिमनद स्थित कहाँ पे है, तो ये काराकोरम पे स्थित है। कहाँ पे? काराकोरम पे स्थित है। और काराकोरम की बात करें, काराकोरम पे स्थित है। और ये कहाँ पे स्थित है? काराकोरम लद्दाख में है। आप सभी लोग जानते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? लद्दाख में, जो कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। और सियाचिन की बात करें, कैसे लिखूं? सियाचिन की बात करें, ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। ठीक, तो सबसे पहले तो यही आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र क्या है, तो सियाचिन ग्लेशियर है। इसी पे ही चलाया गया था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत, तो ऑपरेशन मेघदूत के बारे में आपसे को ही आप लोग याद रखना है। तो ये कब चलाया गया था? 1984 में। और किस युद्ध के दौरान? तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान। भारत एंड पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया गया था। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं पे सियाचिन ग्लेशियर पे ये हुआ था। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। भारत का सबसे विशालतम हिमनद कौन है? तो सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे ज्यादा विशालतम हिमनद है। और स्थित कहाँ पे है? तो ये काराकोरम लद्दाख में स्थित है। और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? वही सियाचिन ग्लेशियर है। और ऑपरेशन मेघदूत कहाँ पे चलाया गया था? तो सियाचिन ग्लेशियर पे चलाया गया था ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन ग्लेशियर पर 1984 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान। अगला प्रश्न कि यूरोपीय तेल की राजधानी किसे कहते हैं?
तो यूरोप की तेल की राजधानी किसे कहते हैं? यूरोप की तेल की राजधानी जो है ये कहते हैं आपके यूरोप की एबरडीन नदी को कहते हैं। एबरडीन नदी को कहते हैं। किस नदी को? एबरडीन नदी को किसे कहते हैं? एबरडीन नदी है कि क्या है? तो एबरडीन शहर है मुझे लगता है। इसे कहते हैं यूरोपीय तेल की राजधानी। हाँ शहर है भाई। तो यूरोपीय तेल की राजधानी किसे कहते हैं? एबरडीन को कहते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि पे पाम ऑयल कंट्री किसे कहते हैं? पाम ऑयल कंट्री किसे कहते हैं? तो पाम ऑयल कंट्री ये किसे कहते हैं? ये नाइजीरिया को कहते हैं। नाइजीरिया को कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कहीं पे कि पाम ऑयल रिवर किसे कहते हैं? ये सभी वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है। यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद, ये इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न है कि पाम ऑयल रिवर अगर आपसे पूछ ले, पाम ऑयल रिवर किस नदी को कहते हैं? तो वो नाइजर नदी को कहते हैं। वही नाइजीरिया में बहती है, नाइजर नदी को कहते हैं। ठीक, तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और डिगबोई तेल शोध संस्थान कहाँ पे है? डिगबोई तेल क्षेत्र अगर आपसे पूछ ले कि कहाँ पे है, तो डिगबोई तेल क्षेत्र ये असम में है। कहाँ पे? असम में है, जहां से भारत में तेल निकाला जाता है। और ये भारत का प्रथम तेल क्षेत्र था। भारत का सबसे पहला तेल क्षेत्र क्या था? डिगबोई तेल क्षेत्र। और ये और आप लोग याद रखेंगे कोयली तेल क्षेत्र पूछा जाता है। कहाँ पे है? कोयली तेल क्षेत्र कहाँ पे है? तो वो आपके गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। तो इतनी सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। अगर आपसे पूछे कि यूरोप की तेल की राजधानी किसे कहते हैं, तो एबरडीन को कहते हैं। यूरोपीय तेल की राजधानी एबरडीन को कहते हैं। पाम ऑयल कंट्री किसे कहते हैं? नाइजीरिया को कहते हैं पाम ऑयल कंट्री। और पाम ऑयल रिवर पूछ ले तो नाइजर नदी को कहते हैं। और डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ पे? असम में है, ये भारत का पहला तेल क्षेत्र है। और कोयली कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। अगला प्रश्न है कि एलपीजी सिलेंडर में उत्पन्न गैस की उत्पन्न दुर्गंध किस चीज की होती है? तो जो एलपीजी सिलेंडर है इसमें दुर्गंध के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड मिलाया जाता है। क्या मिलाया? मिथाइल आइसोसाइनाइड तो भोपाल गैस त्रासदी में था भाई। इसमें मिलाया जाता है इथाइल मर्केप्टोन। इथाइल मर्केप्टोन मिलाया जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये क्यों मिलाया जाता है? ताकि अगर गैस थोड़ा सा भी लीकेज हो तो इस गैस की दुर्गंध इतनी तीक्ष्ण होती है कि वो आपके नाक तक तुरंत पहुंचता है, जिससे आप लोग क्या हो जाते हैं? सजग हो जाते हैं। आप लोग को पता चल जाता है कि सिलेंडर लीक है और सिलेंडर को बदलने का उपाय या फिर लीक को ठीक करने का उपाय आप लोग करने लगते हैं। ठीक, तो यही इसका वजह होता है कि इसमें मिलाया जाता है। जबरदस्ती इसका कोई यूज होता नहीं है। इथाइल मर्केप्टोन मिलाया जाता है। गैस की बात कर लें तो जबकि गैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं जो जलने के लिए सहायक होती हैं? एक होता है इनमें ब्यूटेन और एक होता है प्रोपेन। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है एलपीजी गैस किस चीज के मिश्रण से बनी होती हैं? तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस से बनती है। ठीक, और अगर आपसे पूछे कि गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में कौन सी गैसें होती हैं? या फिर अगर आपसे पूछे कि सीएनजी में कौन सी गैसें होती हैं, तो इसमें होती है मीथेन गैस। कौन सी होती है? मीथेन गैस होती है। और अगर आपसे पूछे कि वहीं पे ओजोन गैस कौन सी होती है? ओजोन गैस का अगर आपसे पूछ ले कि फार्मूला केवल बता दीजिए, तो O3 होता है ओजोन गैस का फार्मूला। लॉफिंग गैस का फार्मूला बता दीजिए। लॉफिंग गैस का फार्मूला अगर आपसे पूछ ले तो वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड लॉफिंग गैस का फार्मूला होता है। और लॉफिंग गैस जिसे नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। और एक बात और आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, लॉफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। और N2O, हाँ इसका फार्मूला क्या होता है? N2O होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बल्ब में आर्गन गैसें भरी जाती है जो कि एक अक्रिय गैस है। हीलियम भी कहीं कहीं मिल जाता है, तो अक्रिय गैसों को भरा जाता है। हीलियम तो नहीं भरा जाएगा। एलपीजी सिलेंडर में उत्पन्न दुर्गंध कौन सा होता है? तो एलपीजी सिलेंडर में उत्पन्न दुर्गंध इथाइल मर्केप्टोन का होता है। और जो एलपीजी जो सिलेंडर होता है इसमें कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। जबकि सीएनजी में पूछ ले और गोबर गैस में, तो इसमें मीथेन गैस होती है। इसका फार्मूला क्या होता है? CH4 होता है। और ओजोन गैस की बात करें तो O3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। और लॉफिंग गैस की बात करें नाइट्रस ऑक्साइड होती है।
सड़े मछली की, जो सड़े मछली से अगर आपसे पूछे किस गैस की दुर्गंध आती है तो O3 की दुर्गंध आती है। तो ये था आपका क्लास जो हमने करवा दिया। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी क्लास करने के लिए, अपनी तैयारी मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए। तो धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए। खुशी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ और कुछ नहीं होता। धन्यवाद।